हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और आज से हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है इसमें एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। ओके, यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, इकोसिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इकोसिस्टम वर्ड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इकोसिस्टम जो वर्ड है, इस वर्ड को सबसे पहले एजी टेंसले, ओके, एजी टेंसले ने 1935 में सबसे पहले यूज़ किया था। इकोसिस्टम होता क्या है यह देख लेते हैं। इकोसिस्टम का मतलब यह होगा कि जितने भी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वह अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। मैंने क्या कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं और इस इंटरेक्शन से एक वर्किंग सिस्टम बनता है और इसी वर्किंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैड स्टडीड इन क्लास 9th दैट द हैबिट ऑफ कानी मछली इज कुटुम्बसर caves. You had also studied about the habitats of several other organisms in the same chapter. तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि क्लास 9th में आपने एक चैप्टर हैबिटेट पढ़ा था, ठीक है, और उस चैप्टर में आपने देखा था कि जो कानी मछली होते हैं, ठीक है, कानी मछली, और यह जो कानी मछली है इनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, कुटुम्बसर के केव्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना इस चैप्टर में कि कानी मछली का जो नेचुरल हैबिटेट था वह क्या था, कुटुम्बसर केव थे, ठीक है। और हमने इसी चैप्टर में भी और अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म थे जिनके हमने हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया था, जैसे हमने ब्राह्मी डक, ठीक है, मैक्सिकन टेट्रा फिश वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था ना, ठीक है। हैबिटेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो हैबिटेट होता है वह किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैबिटेट होता क्या है। वैसे आपको पता होगा क्योंकि जो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने हैबिटेट चैप्टर में समझा था इसको, ठीक है। हैबिटेट ऐसा एक प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म वहाँ रहता क्यों है, क्योंकि उसकी कई सारी जो ज़रूरतें होती हैं वहाँ पे वो पूरी होती है। जैसे फूड का हो गया, ठीक है, और जो प्रोटेक्शन का हो गया, मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, रिप्रोडक्शन का एक वहाँ पे उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बर्ड्स में देखिए तो वो ट्रीज़ वगैरह पे रहेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, देखिए वाटर में जो रहने वाले हैं एनिमल्स वगैरह, तो वाटर में रहेंगे। सबका जो हैबिटेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। The interrelationship of abiotic and biotic factors in the habitat of an organism play an important role in its life. देखिए स्टूडेंट्स कि हैबिटेट के किसी हैबिटेट के जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनसे किसी ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, मतलब अंतर संबंध होता है, ठीक है, जो उनके लाइफ को इफ़ेक्ट करता है या प्रभावित करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इनको देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो देखिए बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत मेनली आते हैं फ्लोरा एंड फाना। अब एक न्यू वर्ड्स आ गए, ठीक है, देखिए दो न्यू वर्ड्स आ गए हमारे पास, फ्लोरा एंड फाना। इसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में यह वर्ड्स आपको आगे चल के मिलेंगे या पहले भी आपको मिले होंगे, ठीक है। तो बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनमें आते हैं मेनली फ्लोरा एंड फाना। अब देखिए फ्लोरा होता है प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और फाना यूज़ होता है एनिमल्स के लिए।
ओके, जितने भी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आते हैं उनको हम फना के अंतर्गत लेते हैं, एंड फ्लोरा आता है मेनली प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो बायोटिक, बायोटिक मतलब क्या, जिनमें लाइफ होती है, ठीक है। और देखिए फ्लोरा एंड फना मतलब एनिमल्स, ठीक है, मतलब प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में लाइफ होती है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स में ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म वगैरह आएंगे या ऐसे सभी जीव आएंगे जिनमें लाइफ होती है, ठीक है। और एबायोटिक, एबायोटिक में आ जाएगी आपका, देखिए वाटर हो गया, ठीक है, विंड वगैरह हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सभी चीज़ें आती है किसके अंतर्गत, एबायोटिक के अंतर्गत। We have studied in chapter 1 evolution that adaptation of organisms occur in different way in habitats due to different abiotic and biotic conditions. स्टूडेंट्स, जब आप चैप्टर 1 एवोल्यूशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे एवोल्यूशन चैप्टर में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है कि अक्सर होता क्या है कि कंपोनेंट्स जो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इनमें इंटर रिलेशनशिप के फलस्वरूप डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि अडेप्टेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब कि देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म में उनके बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन का काफ़ी इफेक्ट हुआ करता है, और उनके जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन है उनके हिसाब से ही उनमें एडाप्टेशन होता है। देखिए एडाप्टेशन होता क्या चीज़ है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब देखिए उस ऑर्गेनिज्म में वह ऑर्गेनिज्म क्या है, एक किसी एक इन्वायरमेंट कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या है इन्वायरमेंट चेंज होगा, ठीक है, मान लीजिए वहाँ का टेम्परेचर वगैरह हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, और भी अदर जो फैक्टर्स हैं अगर वो चेंज होते हैं तो वह जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है अपने बदलते इन्वायरमेंट में ही, ठीक है, या अपने बदलते इन्वायरमेंट के द्वारा या जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वह खुद को भी चेंज करेगा, ठीक है। अगर जैसा इन्वायरमेंट वहाँ चेंज हो रहा है उस तरीके से वह खुद चेंज नहीं होगा तो होगा क्या, वह ऑर्गेनिज्म उन बदलते इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आगे चल के उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एडाप्टेशन एक ऐसा तरीका है जिससे ऑर्गेनिज्म वगैरह क्या करते हैं, खुद को एडॉप्ट करते हैं बदलते हुए इन्वायरमेंट में और फिर आगे सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो एडॉप्ट नहीं कर पाते या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एडॉप्ट नहीं कर पाते वो क्या हो जाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू कम्युनिटी जो होती है फिर उनकी जगह ले लेती है, ठीक है। तो एडॉप्टेशन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टर्म हो जाता है, ठीक है। The population of adopted organism increase and impact the population of other organism of the same habitat। अभी देखिए इसी बात को मैंने आपसे शेयर किया कि होता क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एडॉप्ट किए हैं, ठीक है, जिनमें एडॉप्टेशन हुआ है वह ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उनकी जो संख्या होगी वह इंक्रीज होगी डिफरेंट, ठीक है, ये उनकी जो संख्या होगी या उनका जो नंबर होगा वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे जो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो संख्या है वह डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो होगा क्या कि जो एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म है वह क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो एडॉप्ट कर लिए वह क्या हो, वह सरवाइव करेंगे अब। तो इस चीज़ का प्रभाव जो अदर है जो सरवाइव नहीं कर पाए उन पे पड़ता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उस हैबिटेट पे जो एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म है वह, ठीक है, वह अब वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अब वह वहाँ पे सरवाइव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। कम लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर हैबिटेट। चलिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे 5.1 में स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप को इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट में सेलेक्ट एन एरिया अराउंड योर हाउस और स्कूल। आपको क्या करना है, एक एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है, चाहे वो आपके घर के आसपास हो या स्कूल के। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ गार्डन और ग्रासी फील्ड, ठीक है, यह कैसा पार्ट हो सकता है, चाहे गार्डन वगैरह या फिर एक ग्रासी मतलब एक फील्ड होना चाहिए जहाँ घास वगैरह प्रेजेंट हो।
द एरिया शुड बी सच दैट यू कुड ऑब्जर्व इट रेगुलरली एट लीस्ट ट्विस डेली बोथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। और वो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आप क्या कर सकें कि रेगुलरली उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। कम से कम देखिए कि दिन में 2 बार, ठीक है, जैसे एक बार हो गया सुबह और एक बार क्या हो गया शाम को, ओके। तो ऐसा एरिया आपके घर पर ही हो सकता है, ठीक है। स्कूल तो आप डेली जा नहीं सकते, ठीक है। हालांकि जब स्कूल आप डेली जाते हैं तब उस समय आप सुबह और शाम जाके वहाँ पर भी इस चीज़ को कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फॉर अ 5 days, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन आपको करना है वो 5 दिनों तक आपको करना है। मार्क अ 1 मीटर बाई 1 मीटर एरिया हेयर। अब क्या करना है आपको, जिस भी जगह को आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर आपको 1 बाई 1, ठीक है, मतलब 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर ब्रीथ, ठीक है। वहाँ पे आपको एक एरिया लेना है, ठीक है। 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा, ऐसा आपको एक एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है, 1 बाई 1 का। अब क्या करना है देखिए, ऑब्जर्व केयरफुली डू यू फाइंड एनी इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड और एनी अदर ऑर्गेनिम्स इन द मार्क एरिया। अब क्या करना है कि आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ पे, ठीक है। दिन में 2 बार बोला है आपको ऑब्जर्व करने को, तो वहाँ पर जाके आपको देखना है कि क्या वहाँ पर जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ पर उसमें कुछ इंसेक्ट हैं क्या, फ्रॉग या बर्ड्स वगैरह यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एंड द नंबर ऑफ देम दैट यू ऑब्जर्व देयर, एज फॉर एग्जाम्पल ग्रास 20 एंड 28 एट्सेट्रा। अब क्या करना है देखिए कि अगर आपको वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे फ्रॉग है मान लीजिए, वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो आपको करना ये है कि आपको उनका नंबर लिखना है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, जैसे ग्रासेस है वहाँ पे, ठीक है, तो 20 ग्रासेस हैं तो आप लिखेंगे ग्रास, फिर उसके सामने लिखेंगे 20, ठीक है, फिर एंड्स वगैरह है तो 28। इस तरीके से आपको उन इंसेक्ट वगैरह का या ग्रासेस वगैरह का नेम लिखना है। डिग द सॉइल एज वेल टू काउंट ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप उस जगह की जो मिट्टी है उसको खोद कर भी, ठीक है, वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या उसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपको वहाँ पर अर्थ फॉर्म वगैरह, केचुआ वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और उनको भी आपको आपके जो नोटबुक है, कॉपी है, उसमें आपको, ठीक है, मेंशन करना है। ट्राई टू कीप काउंट सच दैट यू काउंट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वंस ओनली इफ देयर आर एनी ट्रीज, हर्ब्स, ठीक है, बुशेस एटसेट्रा, काउंट देम अंडर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। और आपको यह काउंट करते समय यह ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, ठीक है, उसको, उसका जो नाम है हम एक ही बार यूज़ करें, ठीक है। मतलब एक जीव की जो गिनती है एक ही बार करने का प्रयास करें, ठीक है, डबल उसको नहीं गिनना है। और एक और चीज़ है कि देखिए आपको यदि उस प्लेस पे कुछ ट्रीज़ वगैरह भी मिल जाएं, ठीक है, छोटे मोटे अगर ट्रीज़ हो जाएं, ठीक है, हर्ब्स वगैरह है, बुशेस वगैरह अगर मिल जाते हैं वहाँ पर, तो आपको भी उनकी जो संख्या है वो प्लांट्स में ही लेनी है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है उसके बेस पे हमको कुछ क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, अभी आप घर पर हैं, आप बिल्कुल ये एक्टिविटी करिएगा, ओके। कुड यू ऑब्जर्व एनी फूड चैन और फूड वेब इन द मार्क्ड एरिया, गिवन एग्जाम्पल। तो देखिए क्या आपको जिस जगह आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पर क्या आपको कोई फूड वेब या फूड चैन वगैरह क्या देखने को मिला आपको। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फूड चैन क्या होता है, ठीक है, फूड चैन क्या होता है, ठीक है, और फूड वेब्स वगैरह क्या होते हैं। तो देखिए फूड चैन क्या होगा, इसको आप थोड़ा एक जनरल सा, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप केवल सुन लीजिए, फिर बाद में हम इसके डेफिनेशन वगैरह पर भी, ठीक है, डिस्कस करेंगे, उनको नोट करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टर्म है ये आपके एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। देखिए सबसे पहले क्या फूड चैन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि जो
इकोसिस्टम है, ठीक है। कोई एक इकोसिस्टम है, जैसे आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, एक तालाब का इकोसिस्टम, या आप देखिए कि ग्रासलैंड वगैरह में इकोसिस्टम है, डिसर्ट में एक इकोसिस्टम चलते हैं, ठीक है। तो इन जो इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, या इकोसिस्टम होता है, इनमें फूड चैन या फूड वेब वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड चैन क्या होगा कि एक जो ऑर्गेनिज्म होगा, देखिए, वह दूसरे ऑर्गेनिज्म को अब, ठीक है, एज अ फूड लेता है, फिर वह जो ऑर्गेनिज्म है उसको फूड लेता है। जैसे देख लिए ग्रासलैंड पे एक, वहाँ पे देखिए ग्रासेस है, ठीक है, कुछ ग्रासेस है, उनको अब कौन देखिए अपने फूड के रूप में ले रहा है। तो वहाँ पे मान लीजिए एक कोई सभी एक ग्रास हॉपर वगैरह ले रहा है, ठीक है। अब उस ग्रास हॉपर को देखिए कोई भी एक बर्ड्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। अब बर्ड को देखिए वहाँ पे क्या स्नैक वगैरह लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, और इस तरीके से एक चैन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इस चैन को ही हम क्या कहेंगे, फूड चैन कहेंगे। अब देखिए कि फूड वेब को समझते हैं। अब देखिए इसी में हम देखें कि ग्रास को देखिए, यहाँ पे ग्रास हॉपर्स को क्या बर्ड्स वगैरह, अब बर्ड्स को देखिए क्या यहाँ पे स्नैक वगैरह, ठीक है, ईट करते जा रहे हैं। अब स्नैक को देखिए आगे चल के और भी अदर ऑर्गेनिज्म वगैरह ईट करेंगे। तो यहाँ पे केवल इस ग्रास लैंड पे एक ही फूड चैन तो नहीं होगा। अब देखिए इस ग्रास को वहाँ पे कोई अदर भी ईट कर सकते हैं। जैसे और कौन कर सकता है, देखिए, तो वहाँ पे काऊ वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब काऊ को कोई और ईट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक और फूड चैन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के फूड चैन हो सकते हैं, ठीक है। और उस फूड चैन में देखिए ग्रास यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखे थे हम कि जब हमको ग्रास हॉपर मिला था, ठीक है, स्नैक हुआ था, तो यही स्नैक क्या हो सकता है इस अदर या दूसरे वाले फूड चैन में भी हो सकता है ना। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के, एक ही किसी प्लेस के फूड चैन के, सॉरी, एक ही किसी जगह का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के फूड चैन है, और एक ऑर्गेनिज्म उस डिफरेंट टाइप के फूड चैन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो देखिए उससे होता क्या है कि एक इंटर वहाँ पे नेट का मतलब होना चाहिए फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आपस में मतलब क्या होते हैं, लिंक्ड होने के कारण वहाँ पे एक नेट का या बोल सकते हैं वेब का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फूड चैन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इससे फॉर्मेशन होता है किसका, फूड वेब का। आप सामान्य वर्डों में आप समझ सकते हैं कि कई सारे क्या होते हैं फूड चैन आपस में मिल के फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है, आपको देखना है क्या वहाँ पे कोई फूड चैन या फूड वेब का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा है तो आपको उसका एग्जाम्पल देना है। कुड यू ऑब्जर्व एनी फूड वेब और फूड चैन इन द होल गार्डन। आप क्या देखिए, क्या आपको उस गार्डन में कोई फूड वेब या फूड चैन वगैरह देखने को मिल रहा है, इसको भी आपको बताना है। व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन योर एरिया। अब देखिए उस एरिया में योर एरिया कह रहा है, मतलब आपको पूरे एरिया में देख सकते हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। जैसे बायोटिक को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्या चीज़ें आएंगी इसमें, एबायोटिक को, तो उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। और ये सब आप लिख के नोट करके आप सेंड भी करना है आपको, ओके, ये होमवर्क है आपका। व्हाट आर द डिफरेंस इन एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। तब देखिए क्या कि क्या क्या डिफरेंट है मॉर्निंग एंड इवनिंग के वहाँ पे एबायोटिक जो भी फैक्टर्स हैं उनमें, ठीक है, इनको भी आपको नोट करना है। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं। नाउ कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व पर डे इन द एरिया फ्रॉम द टोटल ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व इन 5 day. As for example, if total number of ants were 50, those observed per day were 10, and this number multiplied by the area given you and approximate number of an population in the area. अब देखिए स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, 5 दिनों तक, ठीक है, या 5 days तक दिखने वाले हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी कुल संख्या से 5 days तक जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं उनकी, जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का आपको टोटल नंबर निकालना है सबसे पहले, ठीक है, कुल संख्या से। अब जो टोटल नंबर निकल जाएगा, इसे प्रतिदिन के जीवों की, ठीक है, एवरेज संख्या आपको पता करनी है। कुछ समझ नहीं आया, जैसे देखिए एक एग्जांपल में हम समझते हैं कि जैसे देखिए कि मान लीजिए 5 days में हमने वहाँ पे 50, ठीक है, 50 एंड्स, ठीक है, टोटल हमने वहाँ पे देखा कि 50 एंड्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा या इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 days तक लिया है, ठीक है। तो
कितना हो गया यहाँ पे 10। अब इस संख्या से क्या करना है आपको, जितने भी हमने एरिया वहाँ पे लिया था, ठीक है, जितना हमने एरिया लिया था, ठीक है, यह जो हमने एरिया लिया था, ठीक है, इससे हमको क्या करना है, इस एरिया से मतलब इसका हमको एरिया निकालना है, कितने बाई कितने का है इसको, ठीक है, एरिया निकाल के उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इससे होगा क्या कि उस क्षेत्र में या उस रीजन में जो एंड्स हैं उनकी आबादी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, उनका पॉपुलेशन कितना है हम यह पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। डू यू थिंक द ऑर्गेनिज्म इन द एरिया हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल। अब आपको अनुमान करना है, ठीक है, और बताना है कि क्या जीवों के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए वहाँ पर पर्याप्त रिसोर्सेज वगैरह प्रेजेंट है। बिल्कुल है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट फॉर सम बेसिक नीड्स लाइक फूड, रिप्रोडक्शन एंड शेल्टर। अब देखिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं कि अपने इन्वायरमेंट पर, ठीक है, कुछ बेसिक नीड्स के लिए हमेशा डिपेंड हुआ करते हैं, जैसे फूड हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया एंड शेल्टर हो गया, ठीक है, आवास के लिए। वी कैन स्टडी दिस रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो इस चैप्टर में किस बेसिस पे इस इंटर रिलेशनशिप को हम पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है। वी शैल स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फूड चैन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब देखिए कि बायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इनको हम फूड चैन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू, ठीक है, समझेंगे इस चैप्टर में। इसी चैप्टर में हमको तीनों चीज़ें पढ़नी है, फूड चैन एंड फूड वेब तो हमने देखा, इकोलॉजिकल पिरामिड को जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। Interrelationship of biotic and abiotic components, the effect of environment factors like soil, air, water, weather, climate, etc. on organism. We shall study this with the help of nutrient cycle. तो बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है इनको हम किस में समझेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल्स में समझेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल को भी हम देखेंगे, इसमें हम समझेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कैसा इंटर रिलेशनशिप होता है। वी शैल ट्राई टू स्टडी द flow of energy mainly among biotic components with a mention of about energy flow into the abiotic environment। देखिए फ्लो ऑफ जो एनर्जी है, ठीक है, इसको हम दोनों आधारों पे, ठीक है, सम्मिलित रूप से, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। फूड चैन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल आर मॉडल्स दैट हेल्प अस टू स्टडी present and understand the interrelationship of diverse organisms and their environment in their certain area or in general. These help us to predict the environmental conditions and make comparative study of different area. We often use why like that used in activity 1 to collect data regarding different parameters in an environment that we shall study as an ecosystem। तो स्टूडेंट्स देखिए कि फूड चैन हो गया आपका, ठीक है, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गए, न्यूट्रिएंट साइकिल्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, एक मॉडल टाइप्स के हैं जो हमको हेल्प किस चीज़ में हेल्प करते हैं। देखिए यह समझने में हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कैसे एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, इसको समझने में हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और अपने देखिए आपस में तो रिलेटेड है ही हैं, इसके अलावा देखिए क्या कि ये अपने इन्वायरमेंट से भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में ये इन्वायरमेंट से और अब एक दूसरे से, ठीक है, कनेक्टेड होते ही हैं। तो इस चीज़ को समझने में हमको हेल्प कौन करता है, फूड चैन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल। इस चैप्टर में हमको इन्हीं सब चीज़ों को भी समझना है। यह जो है हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने में, मतलब भविष्यवाणी करने में या पूर्व से अनुमान लगाने में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। यह जो मॉडल्स हैं जितना भी हमने देखा अभी, यह हमको हेल्प करते हैं, मान चलिए पहले से इन चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। और क्या, तो
कंपैरेटिव स्टडी करने में, ठीक है, डिफरेंट एरिया की कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हमको हेल्प किया करते हैं। अब इस टाइप के जो डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए आपने जैसे एक्टिविटी फर्स्ट देखा था, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है, जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स के मतलब करेक्शन या डाटा वगैरह आपको डेटा वगैरह आपको वहाँ पे मिलेगा। और इस तरीके से आप किसी इकोसिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यह फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, इस चैप्टर का। इसमें हमने इंट्रो मान के चलिए कि केवल इंट्रोडक्शन रूप में सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश किया है। जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, इसमें हम मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम को और क्लियरली और इसके टाइप्स वगैरह को और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।